तो ये जो आपने कहा था ना, चांद तरह मुस्कुरा शिक्षक बनने हाँ, से पहले, ये क्या? ये क्या होता था उस समय जब ये बच्चे जब जाते थे विद्यालयों में, तो उनका शुद्धिकरण किया जाता था। ठीक है, प्रवेश देने से वो तमाम चीजें, अगर किसी बच्चे के बाल बड़े हैं तो वो तमाम चीजों से उनको छांट पीट का जो भी ये करते होंगे। जैसे आप अगर विद्यालय में अगर प्रवेश कर रहे हो तो आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तमाम चीजें उसी प्रकार का ये तमाम चीज हुआ करते थे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, नया टॉपिक है, नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी बड़ा, यही आपका सभी जगह यही पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखें। मैं बात करूंगा जिसे हम अभिवृत्ति कहते हैं, उसको क्या एप्टीट्यूड कहते हैं। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड सुना है? जी सर। अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति जिसे हम बोलते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ अभिवृत्ति के बारे में समझेंगे। अब ये अभिवृत्ति होती क्या है, ये मुझे कोई बताए। पढ़ तो रहे हो आप, शिक्षण अभिरुचि। सर, अपनी रुचियों को, अपनी योग्यताओं को किसी भी कौशल के माध्यम से किसी के समक्ष रखना अभिरुचि होता है। अभिवृत्ति, हाँ, नहीं, अभिवृत्ति, ये अभिवृत्ति होता है। और अभिरुचि सर, सर आपने मुझसे अभिरुचि पूछा था, अभिवृत्ति पूछा था? नहीं तो वो तुमने सही बताया, अब इसे बता दिया, अभिवृत्ति बताइए। अभिवृत्ति का थोड़ा सा हिंट दे दीजिए सर, हमारे ध्यान नहीं आ रहा। देखिए, ये अगर मेरी आवाज वो मैंने हेमा जी, अब आप जो पढ़ रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड, हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं, जानती हैं क्या होता है? आपका लेक्चरर का पहला ही पार्ट है, पहला ही पॉइंट है, बताइए। शिक्षक के बारे में छात्र की योग्यताएं हैं उनको प्रदर्शित करना। हैं? उनकी अपनी शिक्षण विधियां हैं, उनकी जो जो शिक्षण विधियों का तरीका है उनको प्रदर्शित करना। देखिए, वो तो शिक्षण विधियां होती हैं बेटा, वो जैसे अधिगम, ये अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम शिक्षण अभिवृत्ति की बात करते हैं, सिर्फ अभिवृत्ति की बात करते हैं, तो अभिवृत्ति में क्या होता है, व्यक्ति के जो संपूर्ण व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण ये पक्ष होता है। ये जो व्यक्ति विशेष होता है ना कोई, उस व्यक्ति विशेष का जो उसका व्यक्तित्व है, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में हम इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति में जो मनोसामाजिक होता है उसकी अवधारणा हम कहीं हम इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी विभिन्न जो परिस्थितियां होती हैं, जो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले जो व्यवहार है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है ये बताता है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे व्यवहार कैसा है, मेरी प्रवृत्ति कैसी है, मेरा आचरण कैसा है, मेरा बोलना चालना कैसा है, ये तमाम चीज कौन बताएगा? ये अभी आपके अभिव्यक्ति बताएगा। अगर हम इसे अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, तो अभिव्यक्ति वो आपके बहुआयामी पक्षों का कहीं ना कहीं जिक्र करेगा। किस प्रकार से हैं आप, वो तमाम आपका आयाम बताएगा। वो आपका किस प्रकार से बौद्धिक विकास है, किस प्रकार का आपका चाल चलन है, किस प्रकार की आपकी सोच है, ये तमाम चीजें आपके व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं परिचय देता है, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को ये बता देता है कि भला ये फलाना फलाना व्यक्ति ऐसा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, जब कभी क्या होता है इसके अंतर्गत कि जो किसी वस्तु में, या कहें ये परिस्थितियां, या मैं कहूँ स्थिति के बारे में कहूँ, या व्यक्ति की बातें कहूँ, या किसी संस्थान के बारे में बात करूँ, या क्रियाकलाप के बारे में बात करूँ, या किसी योजनाओं के बारे में बात करूँ, तो ये तमाम चीजें उस चीज से संबंधित होती हैं। कहीं ना कहीं संबंध में क्या होता है, व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है उसकी विशेष रूप से उसके विचार, साथ ही उसके जो पूर्ण, किस प्रकार की उसने पूर्ण रूप से अपने विचारों को धारण किया हुआ है, और वो किस प्रकार से चीजों को क्रियान्वित करेगा, चाहे वो संस्थागत हो, या क्रियाकलाप के तौर पे हो, या परिस्थितियों के मद्देनजर हो, या किस प्रकार से वो संबंधों को विस्थापित करता है, यही उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति एक कहलाई जाती है। पूर्ण रूप से जो धारण करता है इन तमाम चीजों को, जितनी चीजें मैंने अभी आपको वर्णित करा, अगर ये तमाम चीजें अगर व्यक्ति के अंतर्गत ये तमाम चीजें धारण करता है, तो ये सोच के चलिए कि यही आपकी अभिव्यक्ति कहलाई जाती है। समझ में आ गया?
जी सर। अब देखिए, अभिव्यक्ति का जो दशक माना जाता है यह 1980, याद रखो 1980 से 1990 के दशक का ये माना जाता है। ठीक है, इस समय ये क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था, ये जो दशक था अभिव्यक्ति के संबंध में एक नई तरीके से कहीं ना कहीं एक अवधारणा ये लेके उपस्थित होता है। ये समय 1980 से 1990 के मध्य एक नई चेतना जागृत हुई, या कहें जिसे हम अभिव्यक्ति के रूप में हम जब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक संबंध होता है, एक नई अवधारणा होती है। उन चीजों को कहीं ना कहीं इसमें प्रस्तुत की इस दशक में। किस दशक में? 90 के दशक में। ये जब ये हुई, हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ए बी सी पूरे कंप्लीट रूप में हमें अगर कहें, कॉम्प्लीमेंट में भी हम इसे कह सकते हैं कि ABC के रूप में भी हम इसे जान सकते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हिंदी है ना, हिंदी में सद्भावना या संभाव को दृष्टिकोण में रखते हुए हम इसको व्यक्त करते हैं, और इसको अलग अलग तरीके से, या कहें इसको अभिव्यक्ति को दृष्टिकोण में रखते हुए हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकारों में इसको विभाजित कर देते हैं कि कौन से तमाम में ये चीजें हुई है। जब मैं कहूंगा, देखिए याद रखिएगा, जब इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है हेमा जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? आ रही है सर। समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया? आ रहा है। चलिए आना भी चाहिए। एक्चुअली कभी सेल्फ स्टडी में इतना डीप करा नहीं ना, ओनली वन लाइनर वगैरह ही देखा था। हाँ, एक चीज आपने वन लाइनर कहते ही मुझे, सर नोट से भी मिल जाएंगे इसके? मैम रेखा जी, नोट से चाहिए इसके? नोट से नहीं बनाए, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, वहां भी पढ़ना, मिल जाएंगे। देखिए हाँ, अभी हेमा जी ने एक बात कही, जितने भी चाहे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं जितने भी बच्चे, या अभी जितने भी प्रत्यक्ष तौर से दे रहे हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि वन लाइनर क्वेश्चन को कभी भी हाथ अभी मत लगाना। वन लाइनर क्वेश्चन कब पढ़ना? जब एग्जाम के सिर्फ 15 दिन बच जाते हैं, या एक पाक्षिक समय बच जाता है, एक पाक्षिक सप्ताहांश जब रहता है, उस समय से आप इनको देखना शुरू कीजिएगा। आपके 10-20 दिन अगर बचते हैं पेपर के, तब से तुम वन लाइनर क्वेश्चन देखो। और वन लाइनर क्वेश्चन से अच्छा है तो आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेटों को यूज करो। प्रैक्टिस सेट जितना बना सकते हो बनाइए। जब आप प्रैक्टिस सेटों को बनाओगे तो आपका क्या क्या बौद्धिक क्षमता, जो तुमने पूर्व में जो पूर्व का ज्ञान है, इस समय का ज्ञान से कहीं ना कहीं मिश्रित होगा, और उन चीजों को कहीं ना कहीं यथार्थ में आप उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो याद रखिएगा, पढ़ो, अभी आपके पास समय बहुत है, डीपली पढ़ो, बहुत ज्यादा, जितना डीपली घुसोगे उतना सही होगा। जब आप रिवीजन करोगे तो वो आप, क्योंकि आपने डीपली पढ़ा है, जब आप रिवीजन करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जाएंगे। जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो वो प्रश्न शानदार तरीके से हो जाएगा। जैसे ये नीरज जी हैं, नीरज जी का जब इसने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं विस्तार से समझा होगा इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्सेप्ट, जहाँ पर कॉन्सेप्ट इनके क्लियर नहीं है तो हम वहां पर कॉन्सेप्ट इनका क्लियर करें, तो अब इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। अब जैसे क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन इनका शानदार तरीके से वो झटके से उनके सामने आ जाएगा। ठीक है आरती बेटा, जी सर। पढ़ना है इस बार, आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। जी सर। इस बार 82 नहीं, 92 से अबव नंबर चाहिए आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी। संभाव भाई एक शब्द आता है, संभाव वही एक आता है, याद रखो। संभाव भाई हम किसे कहते हैं? कभी क्वेश्चन बनेगा संभाव भाई किसे कहते हैं, तो ये अभिव्यक्ति को ही कहा जाता है। याद रखें, अभिव्यक्ति को ही हम संभाव भाई ये कहते हैं। एक शब्द आता है, बहुत हिंदी का बड़ा टफ शब्द सा है, संभाव भाई, जिसे हम कहेंगे अभिव्यक्ति का दूसरा ये नामांकन है। अब इस अभिव्यक्ति को हमने 3 तरीके से हम विभाजित करते हैं, याद रखिएगा। इसके 3 पक्ष होते हैं। देखिए, पहला पक्ष होता है भावात्मक पक्ष। अगर नीरज जी भावात्मक पक्ष के बारे में जानती है तो हाँ बताइए। सर जानती हूँ, भावात्मक, ज्ञानात्मक, और एक और है वो याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, सही बोल
क्या कहा? क्रियात्मक। संज्ञात्मक पक्ष। एक संज्ञात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, और दूसरा क्या होता है? क्रियात्मक बताया सर। हाँ, क्रियात्मक को क्या कहते हैं? क्रियात्मक पक्ष। दूसरे रूप में इसको क्या जानते हैं? एक और जानते हैं हम इसको, व्यवहारात्मक पक्ष भी कहते हैं बेटा। इसको समझ में आ रहा है? जी सर। व्यवहारात्मक पक्ष के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो तीन तरीके से हमने इसे विभाजित करा। तो ये याद रखिएगा कौन सा पक्ष किसमें आता है, तो ये बहुत ज्यादा। अब देखिए इसमें जो होता है, जैसे मैं कहूंगा कि ये जो भावात्मक है और जो ज्ञानात्मक जो पक्ष है, ये पक्ष कैसे माने जाते हैं? ये दो पक्षों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये दो पक्ष है, ठीक है। ये दो पक्ष कैसे होते हैं बताइए, किस प्रकार के पक्ष होते हैं? ये ज्ञानात्मक है या संज्ञानात्मक? ये अनिवार्य पक्ष होते हैं। ये दो पक्ष होते हैं, ये अनिवार्य पक्ष होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये अनिवार्य पक्ष। ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए व्यक्ति के अंदर। ये भावात्मक और संज्ञात्मक, ये पक्ष व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनिवार्य पक्ष के रूप में हम इसको समझते हैं। जब हम बात करते हैं कि क्रियात्मक और व्यवहारिक पक्ष जो एक ही है, या क्रियात्मक हो या व्यवहारात्मक पक्ष ये कहो, तो इसका क्या हो? ये वैकल्पिक होता है, ठीक है। हम इसका सहारा लेते हैं, वैकल्पिक पक्ष। समझ में आ रहा है? जी सर। अब मैंने कहा कि इनमें अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मुझे स्पष्ट तौर पे बताइएगा, ज्यादा वो नहीं करते, कि इसमें देखिए जो ये चार्ट दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसमें कहूं इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होगा? सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है बताइए? पक्ष कौन सा माना जाता है? सर भावात्मक। बिल्कुल सही, भावात्मक पक्ष होता है पहला, आपका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अगर मैं कहूं कि अनिवार्य पक्ष के अंदर क्या होगा? अनिवार्य पक्ष बताइए, अनिवार्य पक्ष क्या? हेमा जी संज्ञानात्मक पक्ष। क्या कहा बेटा? सर वो संज्ञात्मक था कि क्या? हाँ। ये हाँ। संज्ञानात्मक पक्ष है। तो सर इसमें तो आप सर इसको ज्ञानात्मक हाँ पक्ष सॉरी, भी कहते हैं। संज्ञातात्मक है। तो सर ये ज्ञानात्मक, इसे तो हाँ, इसको ना ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। चलिए मैंने ये लिख दिया, आपने कहा मैंने लिख दिया। अब बताइए सबसे अनिवार्य पक्ष कौन सा होगा विजय? ज्ञान पक्ष होगा। भावात्मक ही हुआ। अभी तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष तो इन्होंने कहा था कि भावात्मक पक्ष है, मैंने कहा एकदम बिल्कुल सही है। अब मैं कह रहा हूं कि अनिवार्य पक्ष कौन सा होगा इसमें? रवि जी यहाँ पर ये नाम क्या है बेटा आपका, जो क्या है? क्या? कनुप्रिया। मैं बहुत दूर से स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे। कनुप्रिया कहाँ से हो? सर उत्तराखंड जसपुर। अच्छा, जसपुर से कहाँ से? मैं भी जसपुर से हूँ। चल जसपुर में रहती हूँ। एक दूसरे का नंबर साझा कर लेना, मेल मिलाप फिर करना। पहले बताओ अनिवार्य पक्ष किसे कहेंगे? ये कनिका आत्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष को कहेंगे। कनिका यस सर। कहाँ छिपी बैठी हो बेटा, बोलो कौन सा होगा? यही हूँ सर मैं। बताओ भी इसमें अनिवार्य पक्ष कौन सा है? सर संवेगात्मक। चल झूठी। जो अभी हेमा जी ने कहा एकदम बिल्कुल सही कहा, जो विजय आप कहते हैं ना भावात्मक पक्ष, मैंने तो अभी आपको यहाँ पर ही स्पष्ट तौर पे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको यहाँ पर कहा ना भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे आप ये कहते तो मैंने यहाँ पर दे दिया था, यहाँ पर एरो लगा के यहाँ पर लिख दिया था अनिवार्य पक्ष, यहाँ पर लिख दिया था। अनिवार्य पक्ष के अंदर दो चीजें, मैंने कहा ना व्यक्ति के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, एक तो भावात्मक पक्ष होता है, ज्ञानात्मक पक्ष है, संज्ञात्मक जो पक्ष है जो हमने कहा, तो ये महत्वपूर्ण होता है। हमने कहा अनिवार्य रूप में ये चीज तो होनी ही चाहिए। अब महत्वपूर्ण पक्ष है आपका
भावात्मक पक्ष हो जाता है। अब मैं कहूं कि वैकल्पिक पक्ष कौन सा है? सर क्रियात्मक या व्यवहारात्मक पक्ष। बिल्कुल सही, ये होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये किसी को नहीं आया तो बताओ, बताइए। सर आ गया। अब देखिए एक चीज और होता है, ऐसे लिखो, ये मनोवैज्ञानिक, यहां पर लिखो मनोवैज्ञानिक, एक ये लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस लिख करो, फिर क्या आएगा? सामाजिक, सामाजिक, ठीक है। अब इसमें अगर हम इन दोनों का अगर पक्ष के बारे में पूछे तो इन दोनों का पक्ष क्या होगा? इन दोनों का जब मिलन होगा तो एक नए पक्ष का उदय होगा। वो मनो सामाजिक अवधारणा वो बनेगी, मनो सामाजिक अवधारणा, अवधारणा ये पक्ष रहेगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक पक्ष या सामाजिक पक्ष को जब हम जोड़ेंगे तो एक नया पक्ष बनेगा, वो अवधारणा, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक अवधारणा पक्ष जिसे हम कहेंगे ये बनता है मनो सामाजिक ये पक्ष, अवधारणा पक्ष, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं, तो विशेषताएं क्या होती हैं कनिका? सर मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर विशेषता किसे कहते हैं? मेरे को पहले तो ये बताइए विजय, ये बताओ विशेषता किसे कहते हैं? मुझे विशेषता का मतलब बता दो कोई, पहले विजय बताएगा फिर और बताइए। विशेषता वैसे होती क्या है? हम विशेषताओं के बारे में हमने हर हमेशा पढ़ते हैं, कभी हम किसी फलाने की विशेषता, ढिमकने की, इसकी चीज का व्याख्यान अलग चीज होती है। अगर हम व्याख्यान करेंगे तो विशेषताएं क्या कहेंगे हम फिर? सर उसका गुण, सर उसके गुण दोष सब गुण, मतलब उसकी अच्छी चीजें, उसकी अच्छाई के बारे में। कनुप्रिया सही कह रहे हैं? नहीं सर मुझे पता नहीं, जहाँ तक मैं बोल रही हूँ। देखिए मैं किसी चीज के गुण, हाँ, मैंने कनिका अगर आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे बीच में, जब क्लासेस हम पढ़ रहे थे, मैंने आपसे एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने आपके अपने अनुभव भी आपके साझा किया था। विशेषता जैसे हम आर्ट्स में पढ़ते हैं ना, उसके हाव भाव, उसका भाव भंगिमाएं, देखिए उसकी शरीर की बनावट, तो ये सब चीजें। हाँ, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। मैं जब भी जैसे मुगल शैली की विशेषताएं आती हैं, या कहीं पहाड़ी शैली की विशेषताएं, की राजस्थानी शैली की विशेषताएं आती हैं, या अभ्रंग शैली की विशेषताएं और राजस्थानी शैली की विशेषताओं में अंतर करो, कभी मैं बच्चों को बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि पहले विशेषताएं क्या हैं। तो मैं बच्चों को एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वो कनिका को आपको भी साझा किया था, आज सभी के सामने वो साझा करता हूँ। जब बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर बहुत कम मंजूर होता है, तो जब इंटर के बच्चों को नहीं आता है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा अगर विशेषताओं के बारे में अगर जब हम चर्चा करते हैं तो पहले सर्वप्रथम ये देखो, अगर तुम्हें नहीं आ रही तो किस प्रकार से उसको समझना है। मैं कहता हूँ, मैं आगे से खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी विशेषताएं क्या हैं, ये बताओ तुम्हें मेरे पे क्या विशेषताएं देखने को मिलती। तो सब बच्चे भी अलग अलग तरीके से जब बखान करते हैं कि ये विशेषता ये है सर, आप पे ये है, तो कहने का मतलब है, मैं कहता हूँ कि यही चीज तो आप उसमें भी चीजें तो ढूंढो कि भैया अगर हम कहें तो पहाड़ी शैली की विशेषताएं क्या है, तो इसी प्रकार की चीजें उसमें भी ढूंढनी पड़ती हैं आपको। तो इस प्रकार से समझ। अब हम इसमें अभिव्यक्ति की जो विशेषताओं की बात है, जो आपने कहा कि गुण कहा कनुप्रिया ने, हम गुणों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार का उसका गुण है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना, अगर मैं व्यक्ति की अभिवृत्तियों के बारे में बात करूं तो वो क्या होगा, व्यक्तिगत होगा, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर चीज में हम बात करें कि हम एक व्यक्ति के बारे में तो बात कर रहे हैं। अगर आप मेरी विशेषताओं के बारे में बात करोगे तो मेरे व्यक्तिगत गुणों के बारे में तो बात करोगे, या किसी पड़ोस के व्यक्तियों के बारे में बात करोगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड है। मैं व्यक्ति हूं, अभिव्यक्ति मेरे से होगी, तो मेरे व्यक्तिगत गुण कैसे हैं, तो आप उस चीज पे फोकस रखोगे। अब अभिव्यक्ति में जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व के रूप में हम कहेंगे सार्थक रूप में है, किस प्रकार से वो सार्थक रूप में प्रभावित करता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। आप जितने भी गुण हैं अपने दिमाग में उस चीज को अनुसरण कीजिए, उसको जोड़ डालिए, उस प्रकार से गुणों को समझ जाइए। अब मैं कहूंगा कि अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं। कभी क्वेश्चन बनेगा कि अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं,
तो बना आपके दो प्रकार बने। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभिव्यक्ति के दो प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए। अभिव्यक्ति के जो दो प्रकार, सर सकारात्मक और नकारात्मक। कनुप्रिया आवाज बड़ी जल्दी आ रही है अभी, तो क्या बात। अभिव्यक्ति की हम कहें कि अभिव्यक्ति कितने कितने प्रकार की, बेटा जो भी कहा गलत कहा, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, पहला लिखो, दूसरा लिखो। पहला क्या है आपका, अगर हम कहूं पहला जो होता है आपका सामान्य होता है, ठीक है। सामान्य अभिव्यक्ति की हम सामान्य बात करें कि आप सामान्य किस प्रकार से, और एक होता है विशिष्ट, विशिष्ट गुण होता है। समझ में आ रहा है कनुप्रिया जी? जी सर। एक क्या होगा, सामान्य होगा, एक आपका विशिष्ट होगा। जब मैं सामान्य की बात कर रहा हूं तो सामान्य के अंदर क्या आएगा, जैसे आपके समूह है या कहीं पर सार्वजनिक तौर पे कहें या सामाजिक तौर पे या समाजशास्त्र के मध्य नजर से देखें, तो अगर हम विशिष्ट की बात करें तो व्यक्ति विशेष में कुछ ऐसी विशेषताएं, क्या व्यक्ति विशेष है कोई, अगर मैं कहूँगा डीएम है, कोई मंत्री है या प्रधानमंत्री, वो व्यक्तिगत में विशिष्ट है। हम कहते हैं विशिष्ट अतिथियों का हम अपने मंच में स्वागत कर रहे हैं, हम ये शब्दों का कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, कहीं हम कहते हैं मुख्य अतिथि आ रहे हैं, ये शब्दों का उच्चारण करते हो ना। जी सर। जब हम सामान्य व्यक्ति की बात करें, अरे ठीक है, अच्छा प्रधान जी आ रहे हैं, अरे वो फलाना आ रहा है, अच्छा वो फिजिक्स के लेक्चरर आ रहे हैं, अच्छा वो बायोलॉजी के अच्छे लेक्चरर आ रहे हैं, वो कांडपाल जी, अच्छा वो जोशी जी आ रहे हैं समाज शास्त्र के। ये क्या है, सामान्य है। जब हम किसी चीज पे जोड़ देते हैं, व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, नैतिक शास्त्र की बात करते हैं, उसमें किस प्रकार से चीजें हैं, ये इसमें दो प्रकार से हमने इसको रख दिया। जब मैं कहूंगा कि अभिव्यक्ति में व्यक्ति के व्यवहार को सार्थक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, या देखो मैंने क्या कहा, अभिव्यक्तियां जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के जो व्यवहार को कहीं ना कहीं सार्थक रूप से प्रभावित करती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जी सर। अब देखिए इसमें जो हम बात करें तो अभिव्यक्ति में जो हम विशेषताओं के बारे में ही बात करें, तो यहाँ पर मैंने कुछ दो चीजें ऐड कर दी थी जो आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब इसमें क्या, अभिव्यक्तियों में अभिव्यक्तियां जब होती हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न जितने भी पक्ष हैं उनका पक्षों का कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। हम अपना, अगर मेरे पक्षों की अगर पूरा मेरा मूल्यांकन करोगे ना, अगर मैं कहूँ आरती का मैं पूरा मूल्यांकन करूँ अभी तो मैं आरती को समझ नहीं पाया, ये कहूँ तो क्यों, इसके कुछ चीजें ऐसी छूट गई हैं, उसको समझना वो रह गया। तो क्या होता है, इस प्रकार से चीजें होती है क्योंकि हम किसी न किसी के जो विभिन्न पक्ष होते हैं उन पक्षों के कहीं ना कहीं वो संबंध रखता है। और अभिव्यक्ति की अगर बात है, अभिव्यक्ति जो व्यक्ति के कहीं कहीं जो मनोभाव होते हैं, जो उसके कहीं ना कहीं विश्वास को कहीं ना कहीं प्रदर्शित ये करते हैं, विश्वास को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। अभिव्यक्तियों के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तित्व के कहीं ना कहीं जो प्रत्याशितात्मक जो एक शब्द आता है, कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा का स्रोत के रूप में, संवेदनात्मक के रूप में, क्रियात्मक रूप में, जो अगर मैं कहूँ या व्यवहारात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, या वैकल्पिक पक्ष है, या ज्ञानात्मक पक्ष है, या भावात्मक पक्ष, या अनिवार्य पक्ष है, ये सभी चीज उसमें निहित रहती हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखिए इसमें जो चीजें होती हैं कि कभी हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति का विकास अनुभवों के द्वारा होता है। अब देखिए कभी आपके पिताजी ने भी आपसे कहा होगा कि देखो मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मुझे इतना अनुभव है। वो किस आधार पे बोलते हैं? कभी भी व्यक्ति कब बोलता है, जब उसको उस चीज का अनुभव होता है, जब वो अपने अनुभव के आधार पर अभिव्यक्तियों को वातावरण में अलग तरीके से कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। वो क्या है, कहीं ना कहीं अन्य तरीके से उसको प्रस्तुत करता है। जब आपको अनुभव होगा, अगर मैं कहूँ कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई किसी चीज का ये गायन कर रहा है, कोई भी चीज विधाओं में जो निपुण है, क्योंकि वो उसके अनुभवों के माध्यम से
जब आपको अनुभव होगा, अनुभव के माध्यम से आपकी जो अभिवृत्तियां हैं वो वातावरण में कहीं ना कहीं अलग प्रभाव ये डाल जाएगी, ये याद रखिएगा। जब अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो विकास में किस प्रकार से उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, उसमें किस प्रकार से संवेगात्मक चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो उसके अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मैंने ये चार्ट बना दिया है, यही तमाम चीजें आपकी क्या करती हैं, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका ये निर्वाह कर जाती हैं। ठीक, ये कारक होते हैं जो आपकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निर्वाह कर देती हैं। अब अगर हम कहें कि व्यक्तित्व का जो किस प्रकार से विकास होता है, तो ये इसका बौद्धिक रूप में ये तमाम अलग अलग दृष्टिकोण से क्या होता है, व्यक्ति के बौद्धिक रूप का विकास या उसके व्यक्तित्व का या उसका चरित्र का निर्माण या उसके भाव या चौमुखी भाव या कहीं चौमुखी विकास का कहीं ना कहीं द्योतक ये माना जाता है, कहीं ना कहीं उसको ये विकास इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, इतना समझ गए? जी सर। आप देखिए इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इसकी अलग अलग थ्योरी दी होंगी। जी सर। कोई थ्योरी बताओ, कोई अभिव्यक्ति से संबंधित किसी ने कोई थ्योरी दी है, अगर आपको पता हो तो बेटा बताओ, साझा करो हमसे। बोलिए। कनुप्रिया, बोलिए बेटा, अभिव्यक्ति से संबंधित किसी की एक थ्योरी दीजिए। नहीं आ रहा? हेमा जी, सर मुझे ना थोड़ा सा ये सामान्य और विशिष्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि विशिष्ट में प्रॉपर की क्या लाइन आएगी और सामान्य वाले में प्रॉपर क्या आएगा। अब एक चीज ये लेके चलिए, मैंने जब विशिष्ट की बात करी, मैं थोड़ा सा समय, जो विशिष्ट होते हैं वो, जैसे मैंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री होगा, जैसे आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका जो कोई नेता होगा, कोई राज्यपाल है, वो विशिष्ट के रूप में आ जाए, वो कहीं ना कहीं विशिष्टता लिए हुए। अब इसको थोड़ा सा हम अगर कक्षा के आधार पर देखें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में जो 100 में से 100 नंबर स्कोर करने के क्षमता रखते हैं, वो बच्चे क्या हो गए, विशिष्ट श्रेणी में आ जाते हैं। वो विशिष्ट कहीं ना कहीं वो विशिष्ट क्षमता है, विशिष्ट पक्ष को ये रखते हैं। हम सामान्य की अगर बात करें तो सामान्य पक्ष कौन रखेगा, जो मध्य वर्ग का होगा बच्चा, जो बौद्धिक क्षमता उसकी उतनी नहीं है, वो मगर ठीक ठाक है। इस चीज को हम इस प्रकार से समझ लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो आप देखिए, मैं विशिष्ट, आप विशिष्टता को किसी प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको मैंने एग्जांपल देते किसी भी प्रकार को इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जो कह रहा हूं, थॉमसन के आधार पर अगर थॉमसन के आधार पर बात करूं तो ये अभिवृत्ति में किस प्रकार से अपनी थ्योरी देते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। ये क्या कहते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। कहने का मतलब है, जब अभिवृत्ति की बात आती है व्यक्ति विशेष की, तो उसके मनोवैज्ञानिक पक्षों की चीजों की हम चर्चा करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित होते हैं, या तो वो धनात्मक हो सकती हैं या फिर ऋणात्मक। ये प्रभाव कहीं ना कहीं उसमें होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक पक्ष इसमें लिए होते हैं, ये कहते हैं। अब देखिए, अगर हम फ्रीमैन के आधार पर कहें तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अभिवृत्ति किन्हीं वस्तुओं की, जो किन्हीं वस्तुओं, कोई भी वस्तु उठा लीजिए, जो परिस्थितियां हैं या कहें व्यक्ति के प्रति किस प्रकार से जो संकलित होते हैं, ये संकलित ढंग से किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, ये उसके स्वभाव को कहीं ना कहीं तत्परता से प्रदर्शित करती है। अलग अलग थ्योरियां अलग अलग रूप में ये इनके द्वारा दी गई हैं। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए एक चीज अभी मेरे को किसी बच्चे ने कहा, हाँ नीरज जी ने ही कहा था, अभिरुचि की जो बात की थी। अगर मैं कहूँ अभिवृत्ति
प्लस अगर मैं कहूँ अभिवृत्ति और साथ ही अभिक्षमता, जिसे हम अभिरुचि के रूप में भी जानते हैं, तो अगर इन दोनों में अंतर करना हो तो कैसे करोगे? बताइए। चलो नीरज जी आप बताओ, अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या अंतर है? इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है मुझे, पढ़ा तो था, भूल गई मैं। अभी आपने अभिरुचि के बारे में कुछ बोला था, मुझे वो बताइए। बहुत से मैंने ये बोला था, व्यक्ति की रुचियों को, योग्यताओं को किसी कौशल के माध्यम से किसी के समक्ष उपस्थित मतलब कि व्यक्त करना, तो वो अभिवृत्ति ऐसे बोला था मैंने। ये क्या बोलते हैं विजय, जी सर। बताइए। सॉरी पता नहीं सर। चलिए कनुप्रिया कुछ पता है बेटा? जी सर, जो अभिव्यक्ति होती है वो हमारी सोच होती है, हमारा व्यवहार होता है, उसके अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो हमारी अभिव्यक्ति होती है। और जो अभिरुचि होती है उसके आधार पर हम अपनी ज्ञान, सूझबूझ, इसके आधार पर हम किसी कार्य को करते हैं। चलो ठीक है। देखिए जहां पर मैं अभिवृत्ति की बात करूंगा और साथ ही अभिरुचि की बात करूंगा, जिसे हम अभी क्षमता भी हम कहते हैं, जब हम अभिवृत्ति की बात करते हैं, अभिवृत्ति अर्जित होती है, ठीक है, याद रखना, जो अभिवृत्ति होती है वो अर्जित होती है, और अभिरुचि ये अभिक्षमता जो जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। अभिरुचि अभिक्षमता अगर हम कहें, जो अभिरुचि होती है ये जन्मजात होती है, इसमें अर्जित भी होती है, ये अर्जित होती है। हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति में अर्जित ये होती है, सिर्फ उसमें क्या है, अभिवृत्ति अर्जित होती है, इसमें क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। अब जब हम अभिवृत्ति की बात करते हैं तो अभिवृत्ति विशिष्ट प्रकार का एक दृष्टिकोण होता है, एक विशिष्ट प्रकार का दृष्टिकोण लिए बैठी होती है। लेकिन अगर हम अभिक्षमता की बात करें तो ये मानसिक योग्यता लिए बैठी होती है। ठीक है, हाँ, जब हम कहेंगे कि अभिवृत्ति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, ये क्या होता है, अभिवृत्ति व्यक्ति के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का एक पक्ष होता है, हमने ये बात की थी। और अभिरुचि की अगर बात करें तो ये व्यक्ति की ये विशेष क्षेत्र, जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में सफलता जिसने अर्जित की है, कहीं ना कहीं उसको संकेत करता है। कोई बच्चा यूपीएससी का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, सीडीएस का कर लिया, एनडीए का कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेता है, तो ये इसका विशिष्ट क्षेत्र होता है। तो व्यक्ति का अभिरुचि वो किस सब्जेक्ट में, कहाँ पर वो रुचि ले रहा है, कौन से ऐसे विशिष्ट क्षेत्र है जहां पर वो सफलता की ओर कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सफलता की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया? हमने कहा कि जो अभिवृत्ति, जो अभिव्यक्ति होती है वो इसका पक्ष को निर्धारित करती है। ठीक है ना, समझ में आ गया?